शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर 2 के बारे में, जो कि बीए तृतीय सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर होते हैं एक सब्जेक्ट के, तो उन दोनों पेपर में पहले पेपर में 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरे पेपर में 50 प्रश्न। तो ये दूसरे पेपर के जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले 201 वाला जो कोड का पेपर होता है उसको मैं कर चुका हूँ। 201 202, तो ये 202 मतलब दूसरा पेपर, 201 मतलब पहला पेपर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय। और आपको एक बात यहीं पर और बता दूं, माइनर पेपर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में माइनर सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स है तो आपको यही जो है देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में इकोनॉमिक मतलब हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पेपर 2 से कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। देखते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है धन का, वास्तविकता का, कल्याण का या फिर इच्छाओं के लोप का। बहुत बढ़िया प्रश्न है। एडम स्मिथ के अनुसार प्रश्न आपसे पूछा गया है। एडम स्मिथ के अनुसार ये बताएं कि अर्थशास्त्र किसका विज्ञान है। तो एडम स्मिथ के अनुसार विज्ञान जो है वो धन का विज्ञान होता है। अर्थशास्त्र ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु रहा है राजकीय नियंत्रण में कमी, मांग एवं पूर्ति की शक्ति या विदेशी सहयोग या श्रम विभाजन। फटाफट से आप बताएंगे। तो एडम स्मिथ के द्वारा प्रतिपादित स्वतंत्र व्यापार का केंद्र बिंदु जो रहा है वो रहा है श्रम विभाजन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए किस प्रकार की लागत का प्रयोग किया है। निरपेक्ष लागत अंतर या सापेक्ष लागत अंतर या फिर इन दोनों का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निरपेक्ष लागत अंतर का प्रयोग किया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझाने के लिए। किसने? एडम स्मिथ महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है। वेल्थ ऑफ नेशन बड़ी फेमस पुस्तक है और इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को लिखा किसने है? एडम स्मिथ ने लिखा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही जबरदस्त पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, और ये प्रश्न परीक्षा में हमेशा आता रहा है, तो ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ के मौलिक विचार निम्नलिखित में से कौन है? सहजवाद या आशावाद या फिर दोनों। तो अगर बात करें इसका यानी एडम स्मिथ के मौलिक विचार की, तो ये आशावादी और सहजवादी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ की अगर बात की जाए तो एडम स्मिथ के को प्रभावित करने वाले जो विद्वान है, एडम स्मिथ से रिलेटेड विद्वान है, उनमें फ्रांसिस हचिसन, डेविड ह्यूम, बर्नार्ड और इसके अलावा मैंडेविल सब प्रकृतिवादी विचारक हैं, वाणिज्यवादी जैसे विलियम पैटी और तमाम प्रकार के विद्वान। हालांकि यहाँ पर इसका मतलब कुछ है नहीं जो मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर जानना होगा, परीक्षा में आपके आएगा नहीं जो मैंने आपको बताया अभी, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एडम स्मिथ के मौलिक विचार निम्नलिखित में से हैं, तो आप बताएंगे सहजवादी और आशावादी दोनों हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। एडम स्मिथ समर्थक थे, किसके समर्थक थे एडम स्मिथ? बताएं। एडम स्मिथ समर्थक थे। एडम स्मिथ दो प्रकार के मूल्य बताते हैं, कौन कौन से? एक तो उपयोग मूल्य यानी कि वैल्यू इन यूज, और एक विनिमय मूल्य यानी कि वैल्यू इन एक्सचेंज। तो दो मूल्य इन्होंने बताए एडम स्मिथ ने, तो प्रश्न ये भी बनता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न फिलहाल पूछा गया कि एडम स्मिथ समर्थक थे, किसके समर्थक थे एडम स्मिथ? एडम स्मिथ देखें आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप ना हो ऐसा एडम स्मिथ चाहते थे। तो एडम स्मिथ समर्थक थे किसके? आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नीति के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एडम स्मिथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताएं कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है एडम स्मिथ के संबंध में। तो एडम स्मिथ के संबंध में इनमें से अगर बात की जाए तो करेक्ट आंसर क्या नहीं है पूछा गया है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखें, दी वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक का प्रकाशन 1776 में हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। एडम स्मिथ ने प्रकृतिवाद और आशावाद के बीच संबंध स्थापित किया था, बिल्कुल ये भी किया था उन्होंने, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। राज्य को आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि राज्य जो है आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण ना करे, यानी हस्तक्षेप की नीति को उन्होंने अपनाया है।
तो आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, यानी कि यही गलत है। इसमें दिया गया है जो ये ऑप्शन कि आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, तो ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर यही सही है। बाकी एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांतों को भी प्रतिपादित किया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से ये मतलब कि ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से गलत छांटने को लेकर के पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य को आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये एडम स्मिथ ने नहीं कहा था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बढ़िया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल ट्रेड के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात करें तो एडम स्मिथ ही थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक अर्थशास्त्र का करारोपण के सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने करी? ये बढ़िया प्रश्न है, बताएं फटाफट से, आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक अर्थशास्त्र में करारोपण के सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने करी है? तो किसने करी भैया? डेविड रिकार्डो ने करी है। बहुत बढ़िया विद्वान है डेविड रिकार्डो, आपको बता दूं एडम स्मिथ की परंपरा में डेविड रिकार्डो का नाम सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता है, और उनके विषय में भी मतलब कि विवाद भी सर्वाधिक है। रिकार्डो का सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ा रिकार्डो को, डेविड रिकार्डो को। जन्म होता 1772 में, मृत्यु होती 1823 में। रिकार्डो ने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को बहुत आगे बढ़ाया और बहुत योगदान दिया अर्थशास्त्र में, और आज भी इनका योगदान प्रासंगिक रहा है। डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचारों में रिकार्डो का लगान सिद्धांत, यानी अगर आप बात करें तो डेविड रिकार्डो का जो लगान सिद्धांत है बड़ा फेमस सिद्धांत है, और भी तमाम सिद्धांत इनके रहे हैं डेविड रिकार्डो के, ठीक है। एडम स्मिथ से प्रभावित थे ये बात ध्यान रखेंगे। जर्मी बेंथम तथा जेस मिल ने इनको दार्शनिक रूप से प्रभावित किया था। बेंथम के उपयोगितावाद को रिकार्डो स्वीकार करते थे। माल्थस के लगान सिद्धांत और रिकार्डो के लगान सिद्धांत में नाम मात्र का ही अंतर है। जेबी से एक अच्छे विद्वान अर्थशास्त्री हैं, उनके बाजार सिद्धांत और माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को भी स्वीकार करते हैं डेविड रिकार्डो, तो बड़े अच्छे विद्वान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिकार्डो का मजदूरी सिद्धांत भी है, उन्होंने मजदूरी सिद्धांत भी दिया, और बड़ा ही मजदूरी सिद्धांत उनका बहुत ही विख्यात सिद्धांत है, उसी को कुख्यात जीवन निर्वाह सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यानी थ्योरी मतलब कि द सबस्टेंस थियरी ऑफ बेक्स कहते हैं। सिद्धांत का चिंतन एडम स्मिथ ने किया, इसका माल्थस ने इसको मान्यता दी, परंतु उसे व्यवस्थित रूप से अगर किसी ने सामने लाया तो डेविड रिकार्डो ही वो थे। 1815 में टोरेंस ने दिया इसको, जिसे रिकार्डो ने भी मान्यता दे दी, और इसके बाद में टोरेंस भी एक अच्छे विद्वान है जिन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बताया, मूल सिद्धांत के बारे में, ठीक है। इस सिद्धांत के बारे में भाई, मजदूरी सिद्धांत के बारे में। अच्छा, मूल्य सिद्धांत रिकार्डो का भी है। मूल्य सिद्धांत, वैल्यू इन यूज, दो प्रकार की चीज़ें एडम स्मिथ ने बताई थी, एक तो वैल्यू इन यूज और एक वैल्यू इन एक्सचेंज, मैंने आपको बताया था दो प्रकार के मूल्य, तो वो सब चीज़ें हैं। रिकार्डो का मुद्रा सिद्धांत भी बड़ा फेमस रहा है, तो ये सब है डेविड रिकार्डो। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रिकार्डो के लगान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो रिकार्डो के लगान के संबंध में जो कथन इनमें से सत्य है वो कथन है ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यानी कि लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है, लगान इसलिए प्राप्त होता है कि भूमि कंजूस है। ये दोनों करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ओके, अगला प्रश्न, रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत अर्थात लगान जो होती है वो बढ़ जाती है या घट जाती है या शून्य हो जाती है, समान बनी रहती है? तो रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत यानी कि जो लगान होती है वो भी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डेविड रिकार्डो के विचार में कौन सा कथन सत्य है? तो डेविड रिकार्डो के कथन में आप देखें, कीमत कारण है और लगान उसका परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, कीमत जो है कारण है और लगान उसका परिणाम है, ये कथन बिल्कुल डेविड रिकार्डो के संदर्भ में सत्य बैठता है, बाकी सारे गलत है। अगला प्रश्न है, लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट और संतोषजनक व्याख्या किसने करी? तो लगान की सर्वप्रथम एक स्पष्ट और संतोषजनक व्याख्या करने वाले विद्वान हैं डेविड रिकार्डो, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लगान सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया? तो वो भी है कौन? डेविड रिकार्डो, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपसे पूछा गया, एन एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ
पॉपुलेशन नामक निबंध के लेखक। बढ़िया प्रश्न है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? आप सभी को पता होगा, माल्थस। अच्छा, माल्थस, दो माल्थस है यहाँ पर, टी आर माल्थस और एक माल्थस है आपके थॉमस डेनियल माल्थस। अब ये कौन से माल्थस ने लिखा है, अब इसको क्लियर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किस माल्थस ने लिखा है? टी आर माल्थस ने लिखा है। टी आर माल्थस का फुल फॉर्म क्या है? थॉमस रॉबर्ट मार्थल्स। ठीक है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है। 1766 ईस्वी में इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। इनके पिताजी का नाम था डिनाइल माल्थस। थॉमस डेनियल माल्थस इनके पिताजी हैं। ठीक है, वो भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति थे। थॉमस माल्थस यानी कि रॉबर्ट माल्थस की शिक्षा जो हुई है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से हुई है। शिक्षण कार्य समाप्त करने के बाद में एक स्थानीय गिरजाघर में पादरी के रूप में कार्य करते हैं ये थॉमस रॉबर्ट माल्थस। और यहीं से इन्होंने 1798 ईस्वी में अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबंध एन एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन एज इट इफेक्ट्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट टू द सोसाइटी विथ रिमार्क्स ऑन द स्पेकुलेशन ऑफ मिस्टर गॉडबिन एंड अदर राइटर्स। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है एन एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक इन्हीं की पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ये एक निबंध है जो कि इन्होंने लिखा है माल्थस महोदय ने। माल्थस बड़े ज़बरदस्त विद्वान है, अच्छे विद्वान है। और आपको बता दूं कि माल्थस जो है इनका देहावसान 1834 ईस्वी में हो जाता है। 1766 में इनका जन्म होता है। बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं। इन्होंने ही बताया था कि जनसंख्या का विस्फोट सिद्धांत जो है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। तो ये पुस्तक किसकी है? टी आर माल्थस की है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या नियंत्रण के किन उपायों का माल्थस समर्थन नहीं करते? जनसंख्या नियंत्रण के किन उपायों का माल्थस समर्थन नहीं करते हैं? तो वो देखिए, गर्भ निरोधी विधियों का प्रयोग, इसको वो समर्थन नहीं करते। बाकी विलंबित परिवार, आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य, इस पर वो जो है समर्थन करते हैं इन तीनों का। बाकी गर्भ निरोधी विधियों का प्रयोग वो नहीं करना चाहते, उसका समर्थन नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माल्थस के अनुसार कृषि में लागू होता है। माल्थस के अनुसार कृषि में क्या लागू होता है? तो माल्थस के अनुसार कृषि में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है, या उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, या फिर उत्पत्ति जो है इनमें से कोई नहीं लागू होता है। तो इनमें से उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। माल्थस के अनुसार कृषि में लागू होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, माल्थस के अनुसार कृषि में लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या जो है वो किस श्रेणी में बढ़ती? भाई जनसंख्या जो होती है माल्थस के अनुसार वो गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। ठीक है, और जो जनसंख्या है वो देखेंगे, सॉरी, माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है और उत्पादन के साधन जो होते हैं समानांतर श्रेणी में बढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी मतलब क्या होता है कि जैसे कि आज एक आदमी, मतलब कि एक मोटरसाइकिल बनी, मान लेते हैं कोई यूज का साधन, मान लेते हैं हीरो होंडा मोटरसाइकिल या कोई मोटरसाइकिल हो गई। आज एक मोटरसाइकिल बनी, कल 2 ठू बनेगी, परसों 3 बने, चौथे रोज 4 बने, पांचवें रोज 5 बने, छठे रोज 6 बने। यानी कि ऐसे ऐसे क्या हो रहा है कि इस तरीके से उत्पादन के साधनों में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या में जानते हैं कैसे वृद्धि हो रही है? आज 1 मनई पैदा हुए, कल 2 पैदा होंगे, परसों 4 पैदा होंगे, 4 दूनी 8, अगले दिन चौथे दिन और 5वें दिन 16 पैदा होंगे, 6वें दिन 32 पैदा होंगे, 8वें दिन आपका हो जाएंगे 64। ऐसे ऐसे ये जो है गुणोत्तर से, यानी कि एक दूना 2, 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, ऐसे यानी गुणोत्तर श्रेणी इसको बोलते हैं। समांतर श्रेणी मतलब इसमें आप देखेंगे एक का अंतर, एक का अंतर, एक का अंतर, आप इसमें एक एक अंतर होगा या दो का अंतर, जो भी होगा समान अंतर होगा। तो इसीलिए इसको समान अंतर श्रेणी कहते हैं, इसको गुणोत्तर कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के गुणा करके आगे बढ़ती श्रेणियाँ। तो ये देखेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 2 मोटरसाइकिल है, 2 लोग हैं चलाने में, ठीक है। 3 मोटरसाइकिल है तो 4 लोग चलाने वाले हो जाएंगे, 4 मोटरसाइकिल पे 8 लोग चलाने वाले हो जाएंगे, 5 मोटरसाइकिल पर 16 लोग चलाने वाले हो जाएंगे, 6 मोटरसाइकिल पर 32 चलाने वाले हो जाएंगे। अब आप सोचो, और 7 मोटरसाइकिल पर 64 लोग चलाने वाले हो जाएंगे। तो सोचो जनसंख्या इस दृष्टि से बढ़ रही है, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये माल्थस ने कहा, गुणोत्तर श्रेणी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, माल्थस के अनुसार अति उत्पादन का कारण क्या है? माल्थस के अनुसार अति उत्पादन का कारण है कुल प्रभावपूर्ण मांग का कुल उत्पादन की तुलना में कम होना। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिसमांडी का जन्म था। सिसमांडी की बात करें तो सिसमांडी का पूरा नाम आप सभी लोग अगर ना जानते हो तो जान लीजिए, जीन चार्ल्स लियोनार्ड सिसमांड डी सिसमांडी इनका पूरा नाम है। कौन कौन सा नाम है, मतलब पूरा नाम क्या है इनका?
जीन चार्ल्स लियोनार्ड सिस्मांड डी सिस्मांडी इनका पूरा नाम है। प्रतिष्ठित विचारधारा के प्रधान आलोचकों में से एक माने जाते हैं। एडम स्मिथ के विचारों का जबरदस्त विरोध करने वाले विद्वान हैं ये सिस्मांडी। 9 मई को इनका जन्म होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। 9 मई 1773 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर जन्म होता है भैया? ऑप्शन यही पूछा गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, वहीं पर इनका जन्म होता है, जिनेवा में। इनके पिता का नाम था चार्ल्स गिंडियन। क्या नाम था? चार्ल्स गिंडियन इनके पिताजी का नाम था। कॉल्विन मत के प्रचारक थे। सिस्मांडी रिकार्डो माल्थस सीनियर जेबीसे के समकालीन थे। इसके अलावा इनके पूर्वज इटली के निवासी हुआ करते थे, परंतु वहाँ से फ्रांस चले गए और फ्रांस के बाद में फिर ये जिनेवा चले गए, स्विट्जरलैंड में पड़ता जिनेवा। सिस्मांडी ने इतिहास का गहन अध्ययन किया था और कई पुस्तकें भी लिखी है उसको लेकर के। जैसे इनकी एक पुस्तक है 1802 में प्रकाशित हुई, अ टेबल ऑफ एग्रीकल्चर इन टर्की सॉरी टस्केनी, 1802 में प्रकाशन हुई इस पुस्तक का। इसके अलावा कॉमर्शियल रीच इनकी पुस्तक 1803 में प्रकाशन हुआ। इसके अलावा न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1819 में प्रकाशन हुआ इस पुस्तक का। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रिपब्लिक 15 वॉल्यूम्स इसमें लिखे गए, तो इसका प्रकाशन हुआ। इसके अलावा द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच 31 वॉल्यूम्स और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर 4 वॉल्यूम्स। इस तरीके से सिस्मांडी ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्ध भी देखे थे। रॉबर्ट ओवेन के मित्र हुआ करते थे ये किसी समय सिस्मांडी। एडम स्मिथ के ग्रंथ का इन्होंने सावधानी से अध्ययन किया। सिस्मांडी ने अपनी पुस्तक कॉमर्शियल रीच में एडम स्मिथ के विचारों का कोई विरोध नहीं किया, वरन एक प्रकार से उनका समर्थन किया। लेकिन कहीं ना कहीं पे उन्होंने सहज मतलब स्मिथ के सहजवाद और आशावाद यानी जो नेचुरलिज्म और ऑप्टिमिज्म है उसका समर्थन किया। परंतु उनकी प्रधान पुस्तक जो है अर्थशास्त्र के नवीन सिद्धांत, न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1819 में प्रकाशित हुई थी इनकी सिस्मांडी की पुस्तक, उसका विरोध जरूर किया इन्होंने। मतलब सिस्मांडी जो है ये एडम स्मिथ को टक्कर देने वाले या एडम स्मिथ के एक प्रकार से एडम स्मिथ के विरोधी विचारक माने जा सकते हैं सिस्मांडी, ये बात ध्यान रखेंगे। विद्वान अच्छे हैं। सिस्मांडी का जन्म कहाँ पर हुआ? जिनेवा में। अगला प्रश्न, सिस्मांडी निम्नलिखित में से किस नीति के समर्थक थे? सिस्मांडी जो थे वो किस नीति के समर्थक थे भैया? वो सरकार हस्तक्षेप की नीति के समर्थक थे। जबकि आप देखेंगे एडम स्मिथ सरकार का हस्तक्षेप नीति के समर्थक थे और इस सरकारी हस्तक्षेप को जायज ठहराते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजनीति अर्थशास्त्र के नवीन सिद्धांत, द न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक तो सिस्मांडी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिस्मांडी निम्नलिखित में से किस अध्ययन प्रणाली के पक्षधर थे? आगमन या निगमन? बताएं किस अध्ययन पद्धति के समर्थक हैं ये सिस्मांडी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आगमन पद्धति के समर्थक हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सिस्मांडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से 3 कथन सत्य है, 1 कथन सत्य नहीं है। देखिए उनके अनुसार मशीनें श्रमिकों की शत्रु हैं, बिल्कुल हैं, ये कहा था उन्होंने। वह आर्थिक अध्ययन की निगमन प्रणाली को उचित मानते नहीं, आगमन पद्धति को उचित मानते, तो यही गलत हो गया। प्रतिस्पर्धा के कारण माध्यम वर्ग समाप्त हो जाता है और जब दो ही वर्ग बचते हैं, एक धनी और निर्धन, ये बताया था इन्होंने सिस्मांडी ने। अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के पक्षधर थे, बिल्कुल थे। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल इनके सही हैं, बाकी बी ऑप्शन जो दिया गया यही गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। पुस्तक दास कैपिटल के लेखक थे, फटाफट से आप बताएंगे। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन थे? बताएंगे। दास कैपिटल को किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है ये जो है कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 में होता है। 5 मई को इनका जन्म होता है। ट्रीप्स नामक जर्मन एक कस्बा है ट्रीप्स, वहीं पर इनका जन्म होता है। यहूदी थे ये धर्म से, यानी इनका धर्म यहूदी था, यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था। बाद में इनके पिताजी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था और इनका परिवार जो था मध्यम वर्गीय परिवार था। इनकी पत्नी अभिजात वर्ग की थी और इनके संस्कारों को देख करके कोई कह नहीं सकता कि यह इस प्रकार के कट्टर समाजवादी निकलेंगे। लेकिन आप देखेंगे बाद में ये समाजवाद के बड़े पक्षधर होते हैं और पूंजीवाद की जड़ को हिला दिया इन्होंने। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप देखेंगे, तमाम प्रकार की रचनाएं इनकी, बड़ी फेमस विद्वान है। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए, पूरे आप देखेंगे हर एक क्षेत्र में अपने ये एक विचारक के तौर पर भी आते हैं, एक फिलोसॉफर के रूप में भी आते हैं, समाजशास्त्री के रूप में भी आते हैं, एक राजनीतिक चिंतक के रूप में भी हमारे समक्ष आते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बड़ी पुस्तकें इन्होंने लिखी, जैसे कि आप देखेंगे इन्होंने इंट्रोडक्शन टू क्रिटिक ऑफ हीगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट 1859 में लिखा।
दास कैपिटल का प्रथम खंड जो है इनके जीवन काल में 1868 में प्रकाशित हुआ था, और इसके दो अन्य खंड जो थे एंजल्स के द्वारा प्रकाशित करवाए गए थे। 1885 में दूसरा खंड और तीसरा 1894 में प्रकाशित हुआ था। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी, दास कैपिटल उनमें से सबसे फेमस पुस्तक है। इसके अलावा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका एक है पुस्तक, 1848 में लिखा। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी 1847 में लिखा। द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में लिखा। डिस्कवर अपॉन द क्वेश्चन ऑफ फ्री एक्सचेंज ये पुस्तक लिखा। दास कैपिटल की अगर बात की जाए तो कई प्रकाशन हुए उसके, जैसे कि पहला प्रकाशन पहले भाग का 1867 में हुआ प्रकाशन, दूसरे भाग का 1885 में हुआ, तीसरे का 1894 में हुआ, और इस तरीके से इसका चौथा जो खंड निकाला गया वो मतलब कि कोटसकी के द्वारा निकाला गया था, चतुर्थ खंड इसका दास कैपिटल का। तो ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स की अगर बात की जाए तो 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हो जाती है कार्ल मार्क्स की, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। चलिए इनके बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। देखिए, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ था? 1867 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? कार्ल मार्क्स ने ही। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मार्क्स के अनुसार लाभ निर्भर करता है, तो लाभ किस पर निर्भर करता है मार्क्स के अनुसार? मार्क्स के अनुसार जो लाभ निर्भर करता है वो निर्भर करता है किस पर? शोषण की दर पर और पूंजी की संरचना पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों पर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक के लेखक कौन है, बताएं। द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पुस्तक को इन्होंने भी लिखा। किसने लिखा बताएंगे? किसने लिखा इस पुस्तक को भाई, फटाफट से आप बताएंगे। एक पुस्तक ये अभी तो आपने देखा था, सिसमांडी की भी पुस्तक थी ये, लेकिन इस पुस्तक को किसने और लिखा है? अब सिसमांडी अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो इसमें एक ऑप्शन आपका बिल्कुल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने, मिल ने भी इस पुस्तक को लिखा है, ये बात ध्यान है। किसने लिखा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, जे.एस. मिल ने भी इस पुस्तक को लिखा है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जे.एस. मिल निम्नलिखित में से किस अध्ययन विधि का समर्थन करते हैं? तो जे.एस. मिल की अगर बात की जाए तो वो आगमन और निगमन दोनों विधि का प्रयोग करते हैं, प्रविधि का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पारस्परिक मांग का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का प्रतिपादन किसने किया? तो रेसिप्रोकल डिमांड का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया? तो वो किया था जे.एस. मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जे.एस. मिल आर्थिक जीवन में समर्थक थे किसके, बताएं। पूर्ण रूपेण मुक्त अर्थव्यवस्था के, पूर्ण संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था के, या एक सीमा तक सरकारी हस्तक्षेप के, या इनमें से कोई नहीं? तो जे.एस. मिल की अगर बात की जाए तो वो एक सीमा तक सरकारी हस्तक्षेप के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जे.एस. मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जे.एस. मिल के संबंध में अगर बात की जाए तो देखें, इनका जन्म 1806 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। मिल का उपयोगितावाद का सिद्धांत नीति शास्त्र पर आधारित है, बिल्कुल है। मिल के अर्थशास्त्र के अध्ययन की निगमन और आगमन दोनों को आवश्यक बताते हैं, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ऊपर, सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जीबीसी की, मतलब कि इनको लेकर के किसको, मतलब कि क्या नाम है इनका? जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल की अगर बात की जाए तो बड़े फेमस विद्वान है, ये कई पुस्तकें, द फर्स्ट एशियन पॉलिटिकल इकोनॉमी इनका पुस्तक है एक, 1829 में लिखा। यस्यान अनसेटल्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1844 में प्रकाशन हुआ। सिस्टम ऑफ लॉजिक 1842 में लिखा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक 1848 में इनकी प्रकाशित हुई। इनका जन्म 1806 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था पूछेगा तो लंदन में हुआ था। प्रसिद्ध विचारक जेम्स मिल के ये पुत्र थे, तो जेम्स मिल के पुत्र थे जे.एस. मिल, ठीक है। जॉन स्टुअर्ट मिल, क्लियर, ध्यान रखेंगे, 1806 में पैदा होते हैं, 1873 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये केवल अर्थशास्त्री ही नहीं है जॉन स्टुअर्ट मिल, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। दर्शन शास्त्र भी इन्होंने जानकारी है इनको, नीति शास्त्र के बारे में भी जानकारी है, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सभी विषयों में अपना योगदान देते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। आधुनिक आगमन तर्क को इन्होंने व्यवस्थित किया था। नीति शास्त्र में इनका प्रसिद्ध उपयोगितावाद का बड़ा फेमस सिद्धांत है जो अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।
अर्थशास्त्र पर केवल काम नहीं किया इन्होंने, पॉलिटिकल साइंस में बड़े अच्छे विद्वान माने जाते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी इनकी 1874 में प्रकाशित हुई, ठीक है। तो कई अच्छे मतलब कि कई सारी चीज़ें इन्होंने लिखे हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 1800 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 1890 ईस्वी में। देखिए 1890 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के लेखक कौन है? बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, बताइए। 1890 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? इस पुस्तक को लिखा किसने है? मार्शल ने लिखा है। कौन? मार्शल का पूरा नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। मार्शल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मार्शल का जन्म 26 जुलाई को हुआ था 1842 में। एक स्थान है लंदन में, उसका नाम है क्लेपहैम। क्लेपहैम जो स्थान है उसी स्थान पर इनका जन्म होता है लंदन में। इनके पिताजी का नाम था विलियम मार्शल, साधारण परिवार के थे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के खजांची हुआ करते थे इनके पिताजी। मार्शल की अगर बात करें तो दर्शन शास्त्र के, नीति शास्त्र के, गणित के बड़े अच्छे विद्वान थे मार्शल जी। 19 वर्ष की आयु में इन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज कैम्ब्रिज में दाखिला लिया और इसी कॉलेज से गणित लेकर के मतलब गणित सब्जेक्ट को इन्होंने चुना और स्नातक की उपाधि यानी कि इन्होंने बीए करा। मतलब बीए बोल रहा हूँ, मतलब कि जो गणित होती है उससे जो भी वहाँ पर चलता होगा, बीए बीएससी वो किया। और इनका संपर्क सिजबिक, इसके अलावा एफ डी मॉरिस तथा डब्ल्यू के क्लिफोर्ड जैसे विद्वानों से हुआ। खासतौर पर सिजबिक का उनके ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मार्शल ने उनके सानिध्य में कॉन्ट, हीगल और इसके अलावा मिल, बेंथम, इन सभी का गंभीर अध्ययन किया और 1869 ईस्वी में, सॉरी 1867 ईस्वी में मार्शल ने अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और शीघ्र ही उस अर्थशास्त्र में जबरदस्त एक प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली। 1867 ईस्वी से लेकर के 1881 ईस्वी तक यूनिवर्सिटी कॉलेज ब्रिस्टल के प्रिंसिपल भी रही है। 1885 से 1908 तक वे वहाँ के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के अध्यक्ष पद पर भी विराजमान रहे। 1908 में से लेकर के और जब तक इनकी मृत्यु यानी 1924 तक वे वहाँ के शोध विभाग के संचालक रहे और इनकी मृत्यु तो 1824 में या 23 में लगभग, कहीं कहीं पर 23 कहीं कहीं पर 24 मिलता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कई पुस्तकें जैसे इकोनॉमिक ऑफ हिस्ट्री पुस्तक है 1879 में प्रकाशित हुई। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई। इसके अलावा इंडस्ट्री ऑफ ट्रेड पुस्तक है 1919 में। मनी, क्रेडिट एंड कॉमर्स पुस्तक इनकी है 1923 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा इनका सिद्धांत रहा तो वो प्रकाशित हुआ। ये है अल्फ्रेड मार्शल जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब प्रश्न सुन लीजिए, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को महत्व दिया? तो वो विद्वान में अगर बात की जाए तो यही है अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो। इन्होंने धन की अपेक्षा मनुष्य को अधिक इंपॉर्टेंस दिया अर्थशास्त्र के अध्ययन में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में मांग की मूल्य सापेक्षता का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो उसको भी प्रस्तुत किया था किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मूल्य के संबंध में मार्शल का विचार क्या था? मूल्य के संबंध में मार्शल का विचार क्या था? तो देखिए, अल्पकाल में बाजार मूल्य तथा दीर्घकाल में सामान्य मूल्य निर्धारित होता है, बिल्कुल ठीक है। मूल्य निर्धारण में मांग और पूर्ति दोनों पक्ष महत्वपूर्ण है, दोनों बातें, ये भी बात मार्शल कहते हैं। इसके अलावा दीर्घकाल में यानी कि लंबे समय में पूर्ति पक्ष और अल्पकाल में मांग पक्ष अधिक प्रभावी होता है, ये भी बात इन्होंने कही थी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन मार्शल के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, आभास लगान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आभास लगान के संदर्भ में अगर देखेंगे तो इसका प्रतिपादन आभास लगान का मार्शल ने किया था, बिल्कुल किया था। एक अल्पकालीन अस्थायी अधिक है, ये बिल्कुल ठीक है। और यह कुल आगम तथा कुल परिवर्तनशील लागतों का अंतर होता है, आभास लगान, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, ये सभी करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल। अगला प्रश्न है, ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यह कथन किसका है? ब्याज प्रतीक्षा का पुरस्कार है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन भी मार्शल का है। मार्शल ने कहा कि ब्याज जो होता है प्रतीक्षा का एक पुरस्कार होता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1920 में प्रकाशित पुस्तक द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपको बता दूं
इस पुस्तक को लिखा किसने है? इस पुस्तक को किसने लिखा है बताएं फटाफट से। 1920 में प्रकाशित हुई द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। इस पुस्तक के लेखक लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भैया कौन? आर्थर सेसिल पीगू। इनका पूरा नाम क्या है? आर्थर सेसिल पीगू, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इनको प्यार से लोग पीगू बुलाते हैं। पीगू इनका एक प्रकार से फेमस नाम है। आर्थर आर्थर यानी AC पीगू बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो आर्थर सेसिल पीगू, ठीक है। सुप्रसिद्ध नव परंपरावादी अर्थशास्त्री और मार्शल के शिष्य थे ये पीगू। इनका जन्म हुआ था, जो अल्फ्रेड मार्शल है उनके शिष्य थे पीगू महोदय। पीगू की अगर बात की तो इनका जन्म हुआ था 1877 ईस्वी में। इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर एक प्रकार से रहे, और मार्शल की मृत्यु के बाद में 1908 ईस्वी से लेकर के 1943 ईस्वी तक अर्थशास्त्र के विभाग के अध्यक्ष भी रही है। इनकी मृत्यु 1959 ईस्वी में हो जाती है आर्थर सेसिल पीगू की। और मार्शल की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया, कई विचारों को संशोधित किया उनके। मार्शल के पश्चात 9 प्रतिष्ठित विचारधारा का नेतृत्व पीगू के द्वारा ही किया गया। मार्शल और पीगू के नाम बहुधा एक ही साथ लिए जाते हैं, ठीक है। तथा मतलब यहाँ तक कि कीन्स ने भी प्रतिष्ठित सिद्धांतों की आलोचना की है, तब उनका तात्पर्य मार्शल और पीगू के विचारों से ही था। तो मार्शल और पीगू जो है एक साथ आप बोल सकते हैं गुरु शिष्य थे, और बड़ा जबरदस्त विद्वान, मतलब कि बड़ी अच्छी जो है विचारधारा दी है अर्थशास्त्र में पीगू और मार्शल ने। तो इनकी पुस्तक बड़ी फेमस है। एक तो वेल्थ ऑफ वेलफेयर इनकी पुस्तक है, 1912 में प्रकाशित होती है। द इकोनॉमिक ऑफ वेलफेयर 1920 में। 1923 ईस्वी में एसे इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स 1923 में। 1935 में द इकोनॉमिक ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। इसके अलावा 1937 में सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म यानी समाजवाद वर्सेस पूंजीवाद पुस्तक लिखी, और ये बड़ी धाकड़ पुस्तक है पीगू की। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम ये पुस्तक लिखी 1941 में। द वेल ऑफ मनी पुस्तक लिखी 1950 में। यस्ते इन इकोनॉमिक्स लिखा 1922 में। अल्फ्रेड मार्शल एंड करंट थॉट पुस्तक लिखा 1953 ईस्वी में। तो ये मार्शलवादी परंपरा या मार्शल की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेसर पीगू, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास। अब इस प्रश्न का उत्तर बताएं। पीगू बेरोजगारी दूर करने के लिए सुझाव क्या देते हैं बताएं। पीगू बेरोजगारी दूर करने के लिए सुझाव क्या देते हैं? वो कहते हैं कि वर्तमान मजदूरी की दरों में कटौती करना, ये ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण का वह भाग है जिसे मुद्रा के मापदंड के से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? पीगू महोदय का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है AC पीगू का जन्म कब हुआ था? तो इनका पीगू जी का जन्म कब हुआ था भाई बताएं। इनका जन्म हुआ था 1877 में। कब हुआ था? 1877 में इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर? 77 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आपके ध्यान रखेंगे। सुम्पीटर, सुम्पीटर भी बड़े जबरदस्त विद्वान है। बात ध्यान रखें, इनका पूरा नाम क्या है सुम्पीटर का? सुम्पीटर का पूरा नाम है जोसेफ ए सुम्पीटर। अगर इनकी बात करें तो ये स्वतंत्र विचारक थे, परंतु उनके विचारों पर कई अर्थशास्त्रियों का प्रभाव दिखाई देता है। बीजर और बाम बैवर्क के शिष्य थे, उनका प्रभाव इन पर आपको दिखाई पड़ेगा। इरविंग फिशर, कार्ल मार्क्स, वालरस से भी ये प्रभावित थे। इन्होंने कीन्स, मार्शल, टॉसिंग आदि की प्रशंसा करी और आलोचना भी करी। अपने समय में ही सुम्पीटर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो गई थी, और इनके प्रशंसकों में चैम्बरलिन और इसके अलावा रैगनार फ्रिस, हैरिस, हैबरलर, सैमुअल्सन और तमाम ऐसे अर्थशास्त्री जो हैं इनके समर्थक रहे हैं, इनके परंपरा को आगे बढ़ाते हैं सुम्पीटर के। 1800 इनका जन्म होता है 1883 में, मृत्यु होती है इनकी 1950 में। इनकी पुस्तक है बड़ी फेमस द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक लिखा 1912 में। बिजनेस साइकिल पुस्तक लिखा 1939 में। इनकी एक पुस्तक है इकोनॉमिक यस्से 1951 में लिखा। 1951 ईस्वी में इन्होंने और भी 2 रचनाएं लिखी, जैसे कि द ग्रेट इकोनॉमिस्ट पुस्तक लिखी 1951 में, और इम्पेरियलिज्म एंड सोशल क्लासेस पुस्तक लिखी 1951 में। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस पुस्तक लिखी 1954 में। 1957 में इकोनॉमिक डॉक्ट्रेन एंड मेथड पुस्तक लिखी 1957 में। सुम्पीटर यद्यपि मूल रूप से एक अर्थशास्त्री थे, परंतु उनका अध्ययन और दृष्टि उनकी व्यापक थी। एक समाजशास्त्री भी के रूप में बड़े फेमस हैं ये। समाज शास्त्री के रूप में सुम्पीटर का नाम भी लिया जाता है।
तो ये है सुम्पीटर। अगर इनके बारे में बात किया है तो प्रश्न आपसे पूछा गया कि बताएं सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है। सुम्पीटर के अनुसार आर्थिक विकास में महत्व होता है किसका? पूंजी निर्माण का, नव परिवर्तन का, शोध एवं डिजाइनिंग का, या पूंजीपति का। तो इसका होता है भाई नव परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नव परिवर्तन का लाभ मिलता है। तो सुम्पीटर के विकास में नव परिवर्तन का जो लाभ मिलता है वो किसको मिलता है? वो मिलता है साहसी को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुम्पीटर के अनुसार नव परिवर्तन का रूप है। तो इनके अनुसार नव परिवर्तन का रूप क्या है? इनके अनुसार उत्पादन की नवीन प्रवृत्ति का उपयोग, नए बाजारों की खोज और किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करना, ये सब नव परिवर्तन का रूप है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तकनीक और नव परिवर्तन आर्थिक विकास का एक मात्र निर्धारक है, या कथन किस अर्थशास्त्री का है? फटाफट से आप बताएंगे। तकनीक तथा नव परिवर्तन आर्थिक विकास का एकमात्र निर्धारक है, या कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो यह कथन है सुम्पीटर का। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुम्पीटर इज राइट आंसर। 1912 का करेक्ट मतलब अगला प्रश्न है 1912 ईस्वी में प्रकाशित द थियरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है सुम्पीटर ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, फटाफट से आप देखेंगे और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। चलिए बताइए। प्रश्न है भाई, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गणितवादी विचारधारा का संस्थापक किसे माना जाता है? कोर्नो, जेवंस, वालरस या फिशर? तो अगर बताएं तो गणितवादी विचारधारा का जो संस्थापक हैं वो कौन है? वो है कोर्नो। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कोर्नो का जन्म हुआ था। कोर्नो का जन्म हुआ था, कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था? कोर्नो का जन्म कहाँ पर हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो कोर्नो का जन्म हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर हुआ था कोर्नो का जन्म? कोर्नो का जन्म हुआ था फ्रांस में, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है। कोर्नो का पूरा नाम क्या है? एटोइन आगस्टिन कोर्नो इनका पूरा नाम है। 1801 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1877 में मृत्यु होती है। फ्रांस में इनका जन्म होता है, बात भी ध्यान रखेंगे। और फ्रांस के बहुत ही प्रसिद्ध विचारक हैं, गणितज्ञ हैं ये थे। मतलब 1838 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था, उस पुस्तक का नाम था संपत्ति के सिद्धांतों में गणितीय सिद्धांतों की क्रियाशीलता। ठीक है, यानी कि रिसर्च इनटू द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द थियरी ऑफ वेल्थ। बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। तो ये है गणितीय संप्रदाय के प्रवर्तक कोर्नो, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गौसेन का जन्म निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? गौसेन की अगर बात की जाए तो गौसेन का पूरा नाम क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। गौसेन की अगर बात की जाए तो गौसेन का पूरा नाम है हरमैन हेनरिक गौसेन। इनका जन्म हुआ था 1810 ईस्वी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। तो जर्मनी में इनका जन्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जर्मनी में कब हुआ था इनका जन्म? 1810 में इनका जन्म होता है। दक्षिणी पश्चिमी जर्मनी में ओकेन नामक स्थान है, उसी के नज़दीक इनका जन्म हुआ था। वहीं पर जर्मन अर्थशास्त्री थे ये, ध्यान रखेंगे। और कोर्नो के समान उनको भी अधिक मान्यता नहीं मिली। जेवंस तथा वालरस ने इनकी बड़ी प्रशंसा करी है गौसेन की। 1847 में आए ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और इनकी प्रधान पुस्तक है द डेवलपमेंट ऑफ द लॉज ऑफ एक्सचेंज एमंग मैन एंड द कॉन्सेक्वेंस ऑफ रूल्स ऑफ ह्यूमन एक्शन। 1858 में प्रकाशित हुई ये पुस्तक। सीमांतवादी विचारक थे एक प्रकार से गौसेन, और उपभोक्ता की उपयोगिता एवं संतोष पर अपने विचार प्रस्तुत किया। सुखवाद के को केंद्र बिंदु मान करके इनकी विचारधारा है गौसेन की। तो गौसेन जर्मनी में पैदा हुए 1810 में। अगला प्रश्न, गौसेन का द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है? गौसेन का द्वितीय नियम की अगर बात की जाए तो गौसेन का द्वितीय नियम कौन सा है? देखिए, सम सीमांत उपयोगिता नियम गौसेन का द्वितीय नियम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है, यह विचार किसका था? बताएं, जेवंस का, कोर्नो का या गौसेन का? फटाफट से आप बताएंगे। तो ये कथन था किसका? जेवंस का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेवंस की अगर बात करें तो जेवंस का नाम आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जेवंस जो हैं वो भी बड़े अच्छे विद्वान हैं। विलियम स्टेनले जेवंस हैं। 1835 में जन्म होता है, 1882 में मृत्यु होता है। लिवरपूल में इनका जन्म होता है। लिवरपूल पड़ता है इंग्लैंड में, वहीं पर इनका जन्म होता है। लंदन में एमए तक शिक्षा पाने के बाद में 1854 में ऑस्ट्रेलिया की टकसाल में नियुक्त हो जाते हैं ये।
1866 में मैनचेस्टर में अध्यापक हो जाते हैं और 1876 में लंदन के यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। जेम्स केवल अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि गणित, दर्शन, समाजशास्त्र के अच्छे विद्वान माने जाते हैं। 1871 में इनकी पुस्तक है एक द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी प्रकाशित होती है। द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब 1871 में प्रकाशित होती है? तो बड़ी फेमस पुस्तक है। अब प्रश्न यही पूछा गया है, देखिए कि किसी वस्तु का मूल्य उसकी सीमांत उपयोगिता के द्वारा निर्धारित होता है, विचार किसका था? तो ये विचार किसका था? जेम्स का ही विचार था, ठीक है। और 1871 में प्रकाशित पुस्तक द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो कौन है? फटाफट से आप बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1871 में प्रकाशित पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? द थियरी ऑफ इकोनॉमिक, द थियरी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, बिल्कुल। इस पुस्तक को 1871 में लिखा था किसने? विलियम स्टैनले जेम्स ने। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेम्स इज राइट आंसर, जेम्स इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यापार चक्र के सूर्य के धब्बे वाला सिद्धांत यानी सन स्पॉट थियरी किसने दिया है? सन स्पॉट थियरी की अगर बात की जाए तो किसने दिया है? तो जेम्स ने ही दिया है, WS जेम्स। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय निम्न में से किसे जाता है? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय जो जाता है वो वालरस महोदय को जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालरस कौन थे? आप सभी लोग जानते होंगे वालरस के बारे में। वालरस को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वालरस की अगर बात की जाए तो इनका नाम था लियो वालरस। 1864 में इनका जन्म होता है। 1990 मतलब 1910 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1864 में पैदा होते हैं। इनका जन्म हुआ था एवरिक्स नामक स्थान पर, ठीक है। और कोर्नो के एक उत्तराधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। फ्रांस के रहने वाले थे। गणित प्रधान प्रणाली का प्रभाव इन पर पड़ा। 1870 में स्विट्जरलैंड के लॉसेन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हो जाते हैं। ये 22 वर्ष तक ये प्रोफेसर रहते हैं और इसी कारण से वालरस को पैरेटो सहित लासेन विचारधारा का संस्थापक भी कहा जाता है। शुम्पीटर ने इनको सबसे महान शुद्ध सिद्धांतवादी भी कहा है। इनकी पुस्तकों में द थियरी ऑफ एक्सचेंज 1874 में लिखी इन्होंने। एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स लिखा इन्होंने 1877 में। थियरी ऑफ प्रोडक्शन 1877 में। तो कई पुस्तकें इनकी फेमस हैं वालरस की, ध्यान रखेंगे। तो समान संतुलन सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय किसको जाता है? वालरस को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गणितवादी विचारधारा के अर्थशास्त्री कौन थे? जेम्स, कोर्नो, वालरस ये सभी थे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मेंजर ने अर्थशास्त्र की किस अध्ययन प्रणाली को विशेष महत्व दिया? मेंजर की अगर बात की जाए तो मेंजर ने किस अध्ययन प्रणाली पर विशेष बल दिया? निगमनात्मक पद्धति पर उन्होंने ज़्यादा बल दिया मेंजर ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंजर की अगर बात करें तो मेंजर का पूरा नाम था कार्ल मेंजर और 1840 में इनका जन्म होता है। 1921 में मृत्यु हो जाती है। कार्ल मेंजर ने इतिहासवादी संप्रदाय के विचारों का विरोध किया। इतिहासवाद ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का विरोध इन्होंने किया। खासतौर पर रिकार्डो की निगमन और अमूर्त विधि को गलत बताते हुए इतिहास विधियों ने इतिहास तथा आगमन प्रणाली को अर्थशास्त्र की सही पद्धति बताया था। मेंजर ने इस बात का खुल करके विरोध किया, एक प्रकार से प्रतिष्ठित विचार की रक्षा करी। कुल मिलाकर के अगर मेंजर की बात की है तो मेंजर बड़े अच्छे विद्वान हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और मेंजर जो है उनकी बात करें तो अगला प्रश्न है, मेंजर ने निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को प्रथम श्रेणी की वस्तु कहा है? तो मेंजर ने उपभोक्ता वस्तुओं को प्रथम श्रेणी की वस्तु कहा है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नों को आप लोगों ने देखा आज की वीडियो के माध्यम से। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो जो है राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।